गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इतिहास विषय में पेपर द्वितीय आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम महायुद्ध। प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और यूरोप की राजनीति में इस प्रकार की स्थिति बनी कि भविष्य में एक मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही कि युद्ध होने की संभावना है। फ्रांस प्रशा युद्ध 1871 के बाद जो घटनाएं घटी या अप्रिय घटनाएं घटी और महाशक्तियों के ने जो दांवपेच खेले, उससे यूरोपीय राजनीति का जो वैमनस्य था वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और 1914 के पूर्व संपूर्ण यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया और इन गुटों ने ऐसा रूप ले लिया कि यदि एक भी सदस्य युद्ध में उतरता है तो दूसरे के लिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो जाता है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया व सर्बिया में जो युद्ध शुरू हुआ वह धीरे धीरे विश्व युद्ध में परिणत हो गया। यह युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया। कौन कौन से थे ये दो गुट? एक गुट मित्र राष्ट्रों का था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, रोमानिया, यूनान आदि देश सम्मिलित थे और दूसरा गुट था धुरी राष्ट्रों का जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, तुर्की ये सब सम्मिलित थे। तो 1914 से 1919 तक जो युद्ध लड़ा गया ये मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अब जब ये युद्ध हुआ तो इसके पीछे कोई कारण रहे होंगे। अब हम महायुद्ध के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है दो गुटों का निर्माण। तो बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से क्या करा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस को बिल्कुल अकेला कर दिया। एक और तो जर्मनी, एक और तो त्रिगुट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मैत्री सूत्र में बंधा और दूसरी ओर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से छिपाकर रूस के साथ री इंश्योरेंस संधि के द्वारा समझौता कर लिया। 1890 में जर्मनी ने फ्रांस को अकेला कर देने और रूस को अपनी ओर मिला लेने की नीति को छोड़ दिया। इससे फ्रांस और रूस क्या हुआ? एक दूसरे के निकट आए और उन्हें मैत्री सूत्र में बंधने का अवसर मिला। केसर विलियम द्वितीय जो था उसने भी साम्राज्यवादी नीति से ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी से दूर धकेल दिया। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन और वाणिज्य में भी जर्मनी इंग्लैंड का एक प्रतिद्वंदी सिद्ध हुआ। तो इंग्लैंड ने फ्रांस की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली। 1904 में यद्यपि दोनों देशों के मध्य संधि हो गई थी तो इन दोनों की मैत्री ने इंग्लैंड और रूस की संधि का मार्ग साफ कर दिया। तो इस प्रकार जर्मनी द्वारा निर्मित त्रिगुट में के मुकाबले में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का त्रिगुट अस्तित्व में आया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अतांत एक दूसरे के ते विरुद्ध हो गए कि इन्हें खतरे से बचाना दुष्कर काम हो गया। ठीक है। बाल्कन राजनीति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सहायता करने के लिए वचनबद्ध था। ये तो क्या था कि उसे अपना जो मित्र था उसे खोने का डर था। रूस सर्बिया के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध था। यद्यपि फ्रांस का बाल्कन राजनीति से कोई स्वार्थ तो नहीं था परंतु वो भी क्या अपने जो मित्र था ना रूस उसकी सहायता करना चाहता था। तो इस त्रिगुट अतांत को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड भी चुप नहीं बैठ सकता था। तो अवसर मिलते ही उसे भी फ्रांस और रूस की सहायता करनी थी। तो इस प्रकार ये जो दो गुटों का निर्माण हुआ जो ये प्रथम महायुद्ध का कारण बना। शस्त्रीकरण के लिए युद्ध दूसरा हमारा पॉइंट है। तो प्रमुख कारण था शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों के लिए होड़ करना। 1860 में जर्मनी के हाथों से पराजित होने के बाद से ही फ्रांस ने क्या करा? अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर दिया और इससे क्या हुआ? जर्मनी में बुरा प्रभाव पड़ा और उसने भी अपनी सैन्य शक्ति का विकास किया। दोनों ही देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने लगे परंतु दोनों एक दूसरे की सैन्य वृद्धि की शंका की दृष्टि से देखने लगे। तो इससे क्या हुआ? यूरोप के अन्य देश भी प्रभावित हुए और वह भी शस्त्रीकरण करने लग गए। तो जब केसर विलियम द्वितीय ने जर्मन नौसेना के विकास की तरफ ध्यान दिया तो इंग्लैंड भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो गया। तो परिणाम क्या हुआ कि यूरोप का जो वातावरण था बहुत अधिक विषाक्त हो गया। चारों ओर संदेह, भय और घृणा का वातावरण फैल गया।
प्रत्येक देश अपनी सैन्य वृद्धि को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल मान बैठा। ऐसी स्थिति में सैनिक अधिकारियों को अपनी अपनी सरकारों पर हावी होने का अवसर मिल गया और ये जो मानसिक स्थिति थी इसको सैनिकवाद कहा गया। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रथम महायुद्ध के कारण का राष्ट्रीयता। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, अब वो क्या हुआ, चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण ने भी इसमें सहयोग दिया और यही भावना पड़ोसी देशों के बीच भी घृणा की भावना पैदा करने लगी। विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस, महान स्लाव राष्ट्र आदि शब्द राष्ट्रीयता रूपी रोग से ग्रस्त थे। राष्ट्रीयता के इस रोग ने यूरोप के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर दी थी। फ्रांस अपने उन प्रांतों को फिर से लेने की आशा रखता था जो उसने 1870 में खो दिए। इन प्रांतों की ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल साम्राज्य विभिन्न राष्ट्रीयताओं का संगम था। इससे साम्राज्य में जो आबाद पोल थे, चेक, सर्व, बल्गर जो जातियां थी अपने राष्ट्रीय राज्यों में मिलना चाहती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सब अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करना चाहती थी। राष्ट्रीयता ने ओटोमन साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया और इन टुकड़ों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा थी। तो इस राष्ट्रीयता के नाम पर बाल्कन युद्ध लड़े गए जिनमें प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। सर्बिया में तुर्क प्रभुत्व की समाप्ति के बाद सर्बिया ऑस्ट्रिया के स्लाव प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने अपने साम्राज्य के विनाश को रोकने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता ने संपूर्ण यूरोप में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसका निवारण युद्ध के माध्यम से ही हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साम्राज्यवाद। साम्राज्य 19वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन तो हो ही रहा था, औद्योगिक विकास भी हुआ। तो औद्योगिक जब विकास हुआ तो अपना राष्ट्र है उसको समृद्धशाली बनाने की प्रेरणा भी मिली। अब इस प्रेरणा को पूरा करने के लिए क्या सोचा गया, जो पिछड़े देश है उन पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि इसके बिना तो क्या होगा कि कच्चा माल भी प्राप्त नहीं होगा और तैयार माल भी नहीं खपा सकते। तो इसके लिए क्या हुआ कि खींचातानी शुरू हो गई और ये खींचातानी क्या हुआ, साम्राज्यवाद का मूल कारण था। और इस दौड़ में ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे रहा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड ऐसे कई देश थे जिस पर उसने अपना अधिकार कायम रख लिया। अच्छा, उसकी नौसेना शक्ति जो है बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ थी, इसीलिए उसने इन पर नियंत्रण रखा। फ्रांस ने भी अफ्रीका, एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रूस भी कर रहा था संपूर्ण उत्तरी एशिया पर अपना अधिकार। तो इस तरह से जो साम्राज्यवाद की भावना इन देशों में बलवती हो गई, उसने प्रथम महायुद्ध को बढ़ावा दिया। बहुत से अन्य कारण भी थे, जैसे समाचार पत्र से क्या हुआ, लोकमत उसको उकसाया गया। लगभग सभी देशों के समाचार पत्रों ने ऐसा किया। उन्होंने राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित किया, दूसरे देशों की नीतियों के बारे में गलत प्रचार किया। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों ने शांति कायम करने वाली बातों को भी दबा दिया। इतिहासकार जो शेपिरो है वो कहता है कि प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का कारण बनी। तो इन सभी कारणों ने उस सौहार्द और सौजन्य की जड़ों को खोखला कर दिया जिसे सभ्यता और संस्कृति के अनेक साधनों, धर्म, व्यापार, वाणिज्य, कला और विज्ञान ने मिलकर बढ़ाया था, जो मानव समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक था। इसके स्थान पर आशंका और भय, द्वेष और वैमनस्य का विकास हुआ। जब कुछ स्वार्थी और आक्रामक व्यक्ति राज्य शक्ति और आतंक के सहारे उन्नति करने में कामयाब हो गए तो लोगों में धारणा उत्पन्न हो गई कि संघर्ष जीवन के लिए एक आवश्यक कारण है या नियम है। तो इस प्रकार से ये सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेन बात उस समय का तात्कालिक कारण था 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनांड और उसकी पत्नी की हत्या। युवराज और उसकी पत्नी को बोस्निया की राजधानी सोराजीवा की सड़क पर कत्ल कर दिया गया और इस हत्या का उद्देश्य राजनीतिक था।
हत्या के अपराधी जो थे बोस्नियाई थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की स्लाव नीति पसंद नहीं थी। ऑस्ट्रिया का दृढ़ विश्वास था कि ये हत्या सर्बियन सरकार की सहायता से की गई और उसे इस हत्या की पूरी जानकारी थी। युद्धोपरांत जब जांच की गई तो स्पष्ट हो गया कि सर्बिया के कुछ उच्च अधिकारियों को हत्या के षड्यंत्र की जानकारी थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को भयंकर दंड देने और संभव हो सके तो उसका अस्तित्व ही मिटाने का निश्चय कर लिया। ऑस्ट्रिया को यह भी मालूम था कि 1908 की भांति इस बार भी रूस सर्बिया की सहायता के लिए तैयार रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो तात्कालिक कारण था वो युद्ध आरंभ करने का कारण बना। अच्छा, जर्मनी द्वारा प्रत्येक कार्य में समर्थन प्राप्त हो जाने से ऑस्ट्रिया ने आगे की घटनाओं को युद्ध की स्थिति तक धकेलने का निश्चय किया। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया और इस पत्र की भाषा और शैली इतनी कड़वी और शर्तें इतनी कठोर थी कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र जिसे स्वतंत्रता और आत्म स्वाभिमान से प्यार था वे कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सोराजोव हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को तत्काल सर्बिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को तत्काल समाप्त करने को कहा गया। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था तो सर्बिया को रूस का, परंतु न तो जर्मनी और न ही रूस इस युद्ध को छेड़ने के पक्ष में थे। अतः जर्मनी और रूस दोनों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक मान लिया, परंतु ऑस्ट्रिया अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे केवल कूटनीतिक विजय से संतोष नहीं था, अतः उसने अपनी सेनाओं को सर्बिया की सीमा की तरफ लामबंदी की आज्ञा दे दी। तो इस पर रूस की जार ने ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी कि अगर सर्बिया पर आक्रमण किया गया तो रूस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रयाण करेगा। इंग्लैंड के मंत्री एडवर्ड ग्रे ने स्थिति की नाजुकता को देखते हुए तथा युद्ध को रोकने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की, परंतु जर्मनी ने इस मांग को ठुकरा दिया। कैसर विलियम ने स्पष्ट कह दिया कि ऑस्ट्रो सर्ब समस्या दो राष्ट्रों का आपसी मामला है। अर्थात विलियम का अभिप्राय था कि ऑस्ट्रिया सर्बिया को समाप्त कर दे और जर्मनी ऑस्ट्रिया की कार्यवाही पर निगरानी रखे और रूस तथा किसी अन्य शक्ति के बीच में आने पर उसे रोकने का प्रयास करे। ऑस्ट्रिया की ने क्या करा फिर रूस को उससे समझौता करने और इंग्लैंड के प्रस्ताव को मान लेने की राय दी, परंतु ऑस्ट्रिया युद्ध करने पर तुलाया था और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया की युद्ध की घोषणा से जार भी उत्तेजित हो गया और उसने भी अपनी सेनाओं को जाने के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया से युद्ध विवश होकर जर्मनी को भी युद्ध की तैयारी करनी पड़ी और कैसर विलियम ने रूस को प्रयाण आदेश वापस लेने के लिए चेतावनी भरा पत्र लिखा। इसके साथ ही उसने फ्रांस से पूछा कि जर्मनी और रूस के मध्य युद्ध छिड़ने पर फ्रांस का क्या रुख रहेगा, तो रूस ने जर्मनी की चेतावनी का कोई भी जवाब नहीं दिया। तब 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार ऑस्ट्रो सर्ब संघर्ष यूरोपीय संघर्ष में परिवर्तित हो गया। तो 23 अगस्त 1914 को जापान ने इंग्लैंड के साथ मित्रता निभाते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध के अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार प्रथम महायुद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो इस वीडियो में हमने इसके कारणों को देखा। आगे के वीडियो में हम इसके अन्य प्रभाव देखेंगे, परिणाम देखेंगे, इसका उत्तरदायित्व देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।